हम लोगों ने देखा कि बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी का जया किशोरी, जो कि एक कथावाचक है, उससे विवाह के चर्चाएं हो रही थी। आखिर ये चर्चाएं क्यों हो रही थी? हम ये जानते हैं कि ऐसा कोई विवाह होने नहीं जा रहा था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने बयानों में खुद ही ये कहा है कि ऐसी विवाह की उनका कोई विचार नहीं है। वो तो जया किशोरी से मिले भी नहीं हैं और वे उसे अपनी बहन के समान मानते हैं, तो फिर विवाह का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन फिर ये कौन लोग हैं और ये कौन सा एजेंडा है जो उनके विवाह के बारे में बात कर रहे हैं जया किशोरी से? दरअसल इसकी वास्तविकता यह है कि जया किशोरी, जो कि एक कथावाचक है, वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसका जो भी PR हैंडल करता है उसने उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया है। वो सिर्फ एक कथा बोलने का काम करती है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति करता है या करती है। बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, उसमें कोई काबिलियत भी नहीं है। लेकिन क्योंकि उसको बार बार लोगों को दिखाया जा चुका है और लोग उसे पसंद करने lage हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वृद्ध महिला टाइप की नहीं है, कोई जैसे ये है माँ निर्मला देवी, तो इस टाइप में ये नहीं है। तो लोगों को जो है वो पसंद आती है देखने में भी, उसकी वजह से वो पॉपुलर हो गई सिर्फ। और फिर इतने ज़्यादा किसी का PR था भी नहीं जो अच्छा कथा वाचन करते हैं, तो वही सामने दिखी, वही सामने आई, वही पॉपुलर हुई। तो इतनी पॉपुलर वो थी कि लोगों ने सोचा कि वो भी पॉपुलर है और ये भी पॉपुलर हैं, दोनों लोग पॉपुलर हैं। तो जो लोग सोशल मीडिया में आते हैं, जैसे कि YouTube में जो लोग अपना वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं यूट्यूबिये, उन्होंने कहा ये जो यूट्यूबिये हैं, इन्होंने ही ये फेक न्यूज़ फैलाई है। तो इन यूट्यूबियों ने अपने पैसे कमाने के चक्कर में, अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में ऐसा षड्यंत्र किया। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको इनके पैसे का फायदा होना चाहिए। ये जनता के सगे भी बनते हैं, हम तो तुम्हें अच्छी बात और सही बात बता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों का कदापि भरोसा नहीं किया जा सकता। जहां आप देखें जो ऐसे पापी लोग हैं जिनको सिर्फ अपना मकसद दिखता है, जैसे वामपंथी लोग भी यही करते हैं। वे छद्मवेश में आते हैं, कहते हैं हम तो कम्युनिस्ट हैं, मतलब हम तो जनता के जैसे ही हैं, हम कोई कैपिटलिस्ट नहीं है कि पूंजीवादी हों, राजतंत्रवादी भी नहीं है, हम तो जनता के बीच में जनता के ही जैसे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। कौन सा वामपंथी जो बड़ा नेता है वो गरीब है? जैसे ही किसी और पार्टी के बड़े नेता, वैसे ही ये वामपंथी नेता, छोटे नेता जो बिल्कुल नए हैं या जिनको पद नहीं मिल रहा है, वो गरीब ही रहते हैं। वो हर पार्टी में गरीब हैं, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। तो जो लोग ज्यादा ऊंचा उठ गए वो अमीर हो गए, जो नीचे रह गए वो गरीब हो गए। ये वामपंथ में भी है, जबकि और भी ज्यादा है, और बनते वो जनता के सगे हैं। वैसे ही ये यूट्यूबिये या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, इन लोगों ने ये फेक न्यूज़ फैलाई थी और इसको कहा जाता है लालच। जैसे कि वॉल स्ट्रीट में जो अपना पैसा लगाते हैं, चाहे नकली सामान बेच दें, नकली दवाएं बेच दें, युद्ध करवा दें, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट की भाषा में या फाइनेंस की भाषा में वॉल स्ट्रीट ग्रीड। अगर इंडिया में उसका इंडियन वर्जन हम तलाशें तो उसको हम कह पाएंगे दलाल स्ट्रीट ग्रीड। यानी कि जो हमारा जो सट्टा बाजार है, स्टॉक बाजार है, उसमें इंडिया में उस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दलाल स्ट्रीट कहते हैं, वहां वॉल स्ट्रीट है, तो उसके ही जो है समकक्ष इंडिया में दलाल स्ट्रीट है। तो वो वॉल स्ट्रीट ग्रीड हुई, तो यहाँ की हम दलाल स्ट्रीट ग्रीड कह सकते हैं कि कंपनी में पैसा लगाएं, पैसा कमाने के लिए, कंपनी को बढ़ाने चढ़ाने के लिए कुछ भी गंदे से गंदा काम कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में तो उससे भी बड़ा पाप है, और सोशल मीडिया में भी वही चीज आ रही है। अभी देखिए एक तथाकथित ईमानदार पत्रकार आ गया, रवीश, और जब उससे ये पूछा गया, बरखा दत्त ने ही पूछ लिया, जो कि स्वयं एक वामपंथन है, उसने ये पूछा कि अभी तुम अडानी के कंपनी खरीदने में वही शेयर जो अंबानी के पास थे, अब अडानी के पास आ गए, तुम भाग रहे हो। जब अंबानी के पास थे तब तुम लगे हुए थे, इसका क्या मतलब है? तो फंस गया
कि इसका मतलब वो अंबानी का एजेंट था क्या? अरे था ऑब्वियसली, अगर वो इसकी वजह से भागता है, या तो भागता नहीं। दरअसल सच्चाई ये है कि उसको लड़ना था चुनाव, वो मौका ढूंढ रहा था। अब उसने देखा अडानी आ रहा है, इस पे इल्जाम लगा दूंगा, जनता और मेरा फेवर करेगी और ज्यादा वोट खींचूंगा। तो ऐसे पापी लोग, ऐसे षड्यंत्रकारी लोग जो पंडित होकर पांडे की जगह अपना कुमार नाम लिखते हैं, अपने आप को रवीश कुमार, अरे रवीश पांडे बोलते ना सीधे, उसमें शर्म आ रही थी क्या? ईमानदार पत्रकार थे तो ईमानदारी करते, तो कुमार बन गए। ये जैसे चाहें ये वैसे रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह, और ईमानदार भी हैं। और जब बरखा दत्त ने इस बात का खुलासा किया कि सेम शेयर्स, उतने ही शेयर 27% उसके पास थे, अंबानी के पास, अडानी ने ले लिए वही शेयर, तो अब अडानी से तुम्हें एलर्जी है, अंबानी से नहीं थी, उसके तलवे चाट रहे थे क्या? अब उसको ये कहते हैं कि तुम एक बार बेहोश हो गई थी तो ये एनडीटीवी के मालिक ने तुम्हारे जो है पैर मले थे, तो तुमको उसको सोचना चाहिए। अरे वाह, अरे जवाब इस बात का दो ना कि तुम अंबानी से नहीं भाग रहे थे, अडानी से क्यों भाग रहे हो? पैर मलने की बात कहां से आ गई अगर वो बेहोश हो भी गई थी तो? मतलब अगर उसने पैर मल दिए थे तो वो रवीश के पाप छुपाए कि वो क्यों भाग रहा है, और बात करने लगा एनडीटीवी के मेजर स्टेक होल्डर की, मालिक की, जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर हैं। अरे अपनी बात करे, सवाल तो खबीज से पूछा है और किसी से पूछा है, या उससे पूछा है जिसने पैर मले थे? तो ये ऐसे होते हैं लालची लोग, वामपंथी लोग, जैसे रवीश एक बड़े वामपंथियों में है, जो कि स्वयं तथाकथित हिंदूवादी पार्टी के फेवर में काम करता है। कैसे करता है वो मैंने अन्य वीडियो में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, देखें और समझें इस दुनिया को। ये वही लोग हैं, लालच, ग्रीड, ये जो लालच है यही ऐसे पाप कराता है। जया किशोरी से जो सिर्फ झूठ मूठ का नाच गाना करती है, जिसे कोई ज्ञान नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए चमकी है क्योंकि वो पॉपुलर है उसके, और बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी भी पॉपुलर हैं, तो दोनों का विवाह करवा दिए, जिसे वो अपनी बहन के समान मानते हैं। ये बेशरम लोगों में कोई शर्म हया तो है नहीं। इसलिए सही बातें समझें, सही बातें जानें, और इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।